इकलौते बेटे की शादी कर दी तो बहू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बेटा घर पर आता बहू बेहोशी का नाटक करके मेरे कमरे में ही रह जाती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और फिर दूसरी बहू लेकर आ गई, लेकिन वह भी ऐसे ही करती थी। फिर तीसरी बहू आई तो उसने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और फिर एक दिन मैं खुद ही अपने बेटे के कमरे में चली गई। कुछ ही देर गुजरी कि मेरा बेटा आ गया और तब मुझे बेटे की एक ऐसी चीज़ देखी कि मैं तौबा तौबा कर चुकी थी, क्योंकि सच कहूँ तो मैंने हाथ में चिराग लेकर बहू मिली थी। मुझे भी नहीं पसंद आजकल की चतुर चालाक लड़कियाँ सारे दिन मेकअप की दुकान बनकर घूमती हैं, जिनकी ज़िंदगी का मज़ा सिर्फ फैशन ही होता है, जो हमेशा ऐसे सोचते रहती हैं कि कब ब्रांड पर सेल लगे और वे कब शॉपिंग पर जाएं। मुझे तो भोली भाली सी ही लड़कियां पसंद होती थी, इसलिए मैंने ना ही अपनी बहनों की कोई बेटी ली और ना ही किसी भाई के यहाँ पर पैगाम भेजा। ससुराली रिश्तेदार जो मुझसे आस लगाए हुए थे, मैंने तो उनकी भी लाज नहीं रखी और अपने अमन के लिए हुमेरा जैसी लड़की चुन ली। वे बेतहाशा मासूम थी, शक्ल सूरत बस मुनासिब थी, जबकि मेरा बेटा बहुत ही प्यारा था। मेरे दिल में ये भी ख्याल था कि अगर आम सी लड़की ब्याह कर लाऊंगी तो वे मेरे बेटे से दब कर भी रहेगी और उसकी इज्जत भी करेगी। और यूं ही मैं अपने तौर पर एक खुशहाल घराने की नींव रख रही थी। शादी हो गई, मेरे घर बहू आ गई। मैंने अपने दिल की खुशी की खातिर कई सारी रस्में की। मेरी बहू भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शादी की रात दोनों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी, मगर जैसे ही मैंने सुबह उनका चेहरा देखा तो घबरा गई कि ये क्या हो गया है। मेरी बहू सिंपल सी थी और तो और उसने किसी किस्म की तैयारी भी नहीं की हुई थी। आम से कपड़े पहने हुए थे, ना सुर्खी पाउडर ना ही किसी किस्म के गहने। मैं बोली, क्या बात है बहू, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि पहले दिन की दुल्हन ऐसे ही कमरे से बाहर नहीं निकलती है? अभी थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखने आने वाली हैं। तुम्हारी ऐसी हालत देख कर वे क्या सोचेंगी? बहू, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुम मेरी इकलौती बहू हो? मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अरमान हैं। मैंने आज के दिन के लिए तुम्हारे लिए नारंगी रंग का सूट सिलवा कर रखा हुआ है और उसे मैच ज्वेलरी भी मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी है, लेकिन तुम तो अपना मुंह धोकर ही बाहर आ गई हो। मेरी बहू ने मेरे बेटी की तरफ बहुत ही हैरत से देखा। बहू के इस तरह देखने पर अमन घबरा गया और मुझसे ये बात समझ में न आई। जब तक अमन मुझसे कुछ नहीं बोला था, वे कहने लगा, अम्मी, दरअसल मैंने ही उमेरा से कहा था कि तुम तैयार मत होना। मेरी अम्मी को ज़्यादा सजने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देखे थे, एक से बढ़कर एक लड़की थी, मगर अम्मी ने उन्हें इसी तरह ठुकरा दिया क्योंकि वे ज़्यादा ही मेकअप करती थी। मैंने अमन की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया और बोली, पहले दिन की दुल्हन को तैयार ही होना पड़ता है। बहू, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और अपने पति की बात को इतना सीरियस मत लिया करो। ये तो मर्द जात है, इसे क्या पता रीति रिवाजों का। मेरी बहू हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। जब वे वापस आई तो तैयार तो थी, मगर उसने अभी भी किसी चीज़ की कमी थी। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गौर किया, तब कभी जाकर मुझे पता चला कि वे कमी किसी और चीज़ की नहीं बल्कि मुस्कुराहट की थी। मैंने हुमेरा से कहा कि बेटी, मुस्कुराना सुन्नत है। तब कहीं जाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वे फिर से गायब हो चुकी थी। फिर सारा दिन उदास चेहरा लिए हुए यहाँ वहाँ घूमती रही। उसको देखने जो भी आता उनकी आंखों में हजारों सवाल नजर आ रहे थे। रात के वक्त वलीमा था। मैंने हुमेरा से सख्ती से कह दिया कि तुम मुझे वलीमे के टाइम पर मुस्कुराती हुई नजर आओ, ये ना हो कि मुंह फुला कर बैठी रहो। उसने हाँ में सर हिला दिया। ये सुनकर उसने मेरी बात मान ली थी, वरना रिश्तेदारों में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। मैंने खानदान के लड़कियों को छोड़कर वहाँ से लड़की ली है, और वह भी ऐसी कि वह अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। खैर, जब हम घर वापस आए तो मेरी बहू झट से मेरे कमरे में आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। वे लड़की जो दिन भर मुंह बनाकर घूम रही थी, अब वे लंबे चौड़े किस्से सुना रही थी, जबकि मैं चाहती थी कि वे जल्द से जल्द अपने कमरे में चली जाए ताकि मैं भी आराम कर सकूं। मैं बोली, बेटी, अब तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसने हाँ में सर हिलाया और फिर बोली, मम्मी प्लीज़ आप मुझे मना मत करिए, मैं आपके पैर दबाना चाहती हूँ।
आप मेरी अम्मी की तरह हैं, मुझे आपकी खिदमत करके अच्छा लगेगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, मेरी खिदमत करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं अब पहले दिन की दुल्हन से पैर दबा कर अच्छी लगूंगी क्या? मेरे बार बार इनकार करने पर भी वो मेरे पैर दबाने बैठ गई। सारे दिन की थकी हुई थी, जिस्म को जैसे ही आराम मिला वैसे ही आँख लग गई। मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई। फजर के लिए मैं भी खड़ी ना हो सकी। खैर, जैसे मैं नींद से उठी ये देखकर मैं दंग रह गई कि मेरे ही पैरों में हुमेरा पड़ी हुई थी। उसने अभी तक रात वाला लहंगा ही पहना हुआ था, उसने आरामदायक कपड़े तक नहीं पहने। इसका यही मतलब था कि वे रात भर अपने कमरे में गई ही नहीं। मैं उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई। दिल में यह ख्याल आया कि अमन ने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि मेरी माँ ने मेरी बीवी को अपने पास ही क्यों रोक लिया। वे यही समझ रहा होगा कि मैं भी कड़क सांस बन चुकी हूँ और बहू और बेटे के बीच फूट डलवाना चाहती हूँ। मैंने हुमेरा को आवाज़ दी, तब उसने करवट ली और फिर जल्दी से उठ बैठी। उसकी आंखों में भी हैरत थी। उसने हैरानगी से इधर उधर देखा और बोली, मम्मी क्या हुआ? कल रात मैं आपके कमरे में ही सो गई। फिर उसके चेहरे पर फिक्र नज़र आई थी। वे बोली, अब तो अमन बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। अम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। दरअसल कई दिनों से शादी की तैयारियों में मशरूफ़ थी ना, तो आराम का मौका ही ना मिला। मैं बोली, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी बात इतनी आसानी से अमन भी समझ पाए। उसे तो तुम ही मनाओगी। वह बोली, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहते वे अपने कमरे में चली गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हुमेरा बेशक कम उम्र लड़की है, मगर इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। किसी नई नवेली दुल्हन को क्या पड़ी कि जाकर अपने सास के पैर दबाए। खैर, मैं उठकर बाहर आई तो देखा कि हुमेरा के घर वाले आ चुके थे। मैंने उनसे कहा कि क्या ज़रूरत थी तकलीफ़ करने की। इस पर उसकी माँ ने कहा कि कुछ रस्म होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने उन्हें बैठने के लिए बोल दिया और बोली कि मैं हुमेरा को बता कर आती हूँ कि आप आए हैं। मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ चल पड़ी कि अगर अमन का मिजाज गर्म हुआ तो उससे कह दूंगी कि अपनी बीवी की पहली गलती से ज़्यादा ना गुस्सा करे। उसके माँ बाप आए हुए हैं, उनके सामने अपनी बीवी से बहुत अच्छे से रहे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो हुमेरा बहुत परेशान सी नज़र आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल भीगी हुई थी और वे मेरी तरफ से बहुत हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछ डाले और बोली, तुम्हारे माँ बाप आए हुए हैं, लिविंग रूम में बैठे हैं, तुम उनसे मिल लो, तब तक मैं अमन को समझा कर आती हूँ। बहू लिविंग रूम की तरफ बढ़ी तो मैं भी अपने बेटे के पास आ गई। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वे बोला, अम्मी, आपने मेरे लिए कैसी बीवी ढूंढ ली है जो मुझसे भागती फिर रही है। मैंने ना में सर हिला दिया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, दरअसल वे तो मेरे पैर दबाते दबाते सो गई। तुम बिना वजह अपना मूड खराब मत करो। मैंने अमन को काफ़ी समझाया, तब कहीं जाकर उसका मन अच्छा हुआ। हम सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया। हुमेरा के माँ बाप की वापसी का वक्त हो गया तो वे कहने लगे कि हमारे यहाँ एक रस्म है, बेटी को पहले दिन ही अपने माँ बाप के घर ले जाया जाता है, इसलिए आप हमें इजाज़त दें कि अपनी बेटी को एक दिन के लिए हम अपने घर लेकर जाते हैं। शाम को हम उसे घर पर छोड़ देंगे। अमन ने मेरी तरफ देखा, फिर वे बोला, अंकल, अब तो ये रीति रिवाज बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। आप ऐसा करें कि हुमेरा को अपने साथ ले जाए ना। कुछ दिन बाद मैं खुद ही इसे आपके घर छोड़ कर आ जाऊँगा। हुमेरा के पापा बोले, अब हमारी बेटी तुम्हारी अमानत है, जो भी फैसला करो कबूल है, लेकिन एक बात की गुजारिश है कि तुम हमें हुमेरा को घर ले जाने दो। ये रस्मी रिवाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैंने भी अमन की तरफ देखा और बोली, बेटा, बड़ों की बात माननी चाहिए। अमन चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अपनी बीवी को घर से नहीं जाने देना चाहता था, मगर फिर मेरे आगे भी मजबूर हो गया। उस वक्त उसने हुमेरा को उसके माँ बाप के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मुझे इस बात की खुशी थी कि अमन का दिल अपनी बीवी के साथ लग चुका था, अब उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहता था। शाम के वक्त अमन जल्दी तैयार हो गया और मुझसे भी बोला कि अम्मी, आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, हुमेरा को लेने जा रहे हैं। मैं बोला, बेटा, मुझे तो लग रहा है कि तुम एक ही दिन हुमेरा तुम्हारे सर पर सवार हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी पसंद में
राज़ी हो। मुझे फ़क्र है कि मैंने तुम्हारे लिए कैसी बीवी ढूंढी है। अमन मुस्कुरा दिया। मैंने अपने अच्छे से कपड़े निकाल कर पहन लिए। अभी हम घर से ही निकलने लगे थे कि फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा एक और अमन के ससुराल से आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाकर जल्दी से बोला, जी बस हम पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। हुमेरा की अम्मी कहने लगी, बहन आप आ जाने की जहमत मत कीजिएगा, हुमेरा की तबीयत ठीक नहीं है, वे आज के दिन अपने घर ही रुकना चाहती है। आप बेफिक्र हो जाएं, कल हम खुद ही अपनी बेटी को आपके पास छोड़ कर आ जाएंगे। मैं तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अमन को मैंने ही मजबूर किया था कि वह अपनी बीवी को अपने माँ बाप के साथ जाने दे। मैं डर से बोली, बहन हुमेरा को घर पर ले आएंगे, उसकी खूब देखभाल भी करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होए। मगर हुमेरा की माँ किसी भी तरह से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने उनकी लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार यही कह रही थी कि एक माँ अच्छी देखभाल और कोई नहीं कर सकता। आखिरकार मुझे ही बात रफा दफा करना पड़ा। मैं बोली, ठीक है हुमेरा आपकी बेटी है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, हम कल लेने आ जाएंगे। हुमेरा की वालिदा कहने लगी, नहीं आपको बिना वजह दिक्कत होगी, हम खुद ही छोड़ कर आ जाएंगे अपनी बेटी को। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया, जबकि मैं तो अमन से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। वे बोला, अम्मी क्या कह रही थी हुमेरा की अम्मी? मैंने सारी बात बता दी अमन को। अमन मुझे देखता ही रह गया, मगर शुक्र था कि वह खुद भी कुछ भी किए बिना अपने कमरे में चला गया। अब मुझे रह रहकर अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था कि भला ये बात क्या हुई कि वलीमे में अगले दिन ही अपने माँ बाप के घर जाकर रुक गई। ऐसा कभी भी हुआ है क्या? मैंने भी सोच लिया था कि इस चीज़ की सज़ा तो मैं उसे ज़रूर दूंगी। वे मेरे सामने नाक भी रगड़ेगी तब भी मैं उससे दोबारा उसके मायके नहीं जाने दूंगी। मैं ये सब प्लानिंग करती रही, मगर मैं कहाँ जानती थी कि इंसान के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। इंसान तो बस सोचता ही रह जाता है। हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन भी हुमेरा वापस नहीं आई। हमने भी उसे फ़ोन नहीं किया और यही करते करते पूरा हफ्ता गुजर चुका था। अब तो अमन हर वक्त गुस्से में रहता। मैं भी डर गई थी कि इकलौती ही औलाद है, कहीं गुस्से में कोई कदम न उठा ले। एक दिन अमन कहने लगा कि आपने मेरे लिए किस किरदार की लड़की चुनी थी जिसका दिल अपने पति के साथ लगता ही नहीं है। यकीनन वे अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ कर आई थी जिसकी कमी उसे महसूस हो रही थी। मैं चुप ही रही। जैसे ही अमन आगे पीछे हुआ, मैंने फ़ौरन से हुमेरा के घर फ़ोन कर दिया। मेरा तो यही इरादा था कि मैं उन्हें खूब करारी करारी सुनाऊंगी, लेकिन मेरी बात सुनते ही हुमेरा की अम्मी कहने लगी कि मैं अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया, बस मैं भी करने ही वाली थी। आप ये बताओ कि आपका बेटा हुमेरा को तलाक देगा या हम कोर्ट जाएं? मैं तो उनकी बात सुनकर दिल पर ही हाथ रखे रह गई। कुछ कहे बिना मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिरकार मेरी बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे के सामने ये बात रख दी। वह कहने लगा, अम्मी मैं तलाक देने पर रजामंद हूँ। इस तरह हुमेरा को तलाक हो गई। पूरा ख़ानदान में हमारा बहुत ज़्यादा मजाक बना। सच कहूँ तो मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। अपनी शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर से अमन का रिश्ता ढूंढना शुरू किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बता दो। वे कहने लगा, बस मुझे हुमेरा की तरह बदकिरदार ना हो। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ख़ानदान के बाहर की लड़की तलाश करने लगी। इस बार मुझे एक यतीम लड़की का रिश्ता मिला। वे बेहद हसीन थी और पहनने ओढ़ने सजने संवरने का भी उसे ज़्यादा शौक नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह हुमेरा की तरह खामोश रहने वाली नहीं थी, बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। मैंने तो पहले रिश्ते से यही सीखा था कि ज़्यादा चुपचाप रहने वाली लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने खानदान वालों का मुंह बंद करने के लिए मेरे बेटों को पहले से बढ़कर लड़की मिली है, इसलिए मैंने इस बार सब कुछ शादी के लिए दोबारा किया। दूसरी बहू की तारीफ हर तरफ से हो रही थी। वे बहुत ज़्यादा खुशमिजाज और शादी के दिन मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा खुश देखा और तब जाकर मेरे कंधों से बोझ उतरा। अपने बेटे की ज़िंदगी में खुशी लाने के काबिल हो चुकी हूँ। वलीमे के दिन नाजिश अपने कमरे से खूब सज धज कर निकली, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा खामोश लग रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी, पहले दिन की दुल्हन हूँ, अब पटक पटक कर बोलती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। सारे दिन मोहल्ले की औरतें ना जिसको देखने के लिए आती रहीं और वह भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मिलती रही।
रात हुई तो वे मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, अम्मी आज रात आपके कमरे में ही लेट सकती हूँ क्या? मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे फ़ौरन इनकार कर दिया। मैं बोली, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं सोना चाहती हूँ। कमरे में जाओगी तो अमन मुझसे बोलेगा कि मैं उससे बातें करूँ, मगर मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद उनका मूड ख़राब हो जाए। मैं बोली, अगर ऐसी ही बात है तुम अपने पति से इजाज़त लेकर आ जाओ। अगर वे कहेगा हाँ कि तुम मेरी माँ के कमरे में रुक सकती हो तो रुक जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने पहले ही अमन से इजाज़त ले ली है। वे कह रही थी, वो बोल रहे थे कि ठीक है तुम अम्मी के कमरे में सो जाना, मगर अंदर से कुंडी ज़रूर लगा लेना। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है तुम ही सो जाओ। नाजिश ने अंदर से कुंडी लगा ली। सुबह जब मेरी आँख खुली तो नाजिश कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकली तो देखा वह तो नाश्ता बना रही थी। उसकी तरफ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया। मैं बोली, नाजिश तुमने अभी मीठा बनाया ही नहीं है और काम में हाथ डाल दिया। वे मुस्कुरा कर बोली, मम्मी ये देखिए तो मैंने पहले हलवा ही बनाया था। मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई। इस बात की खुशी थी कि मेरी बहू अच्छी काम से जी चुराने वाली नहीं है। अमन आज बहुत ज़्यादा चुपचाप था। मैंने उससे वजह पूछी मगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और उठकर बाहर जा चुका था। आज रात फिर से नाजिश मेरे कमरे में आ गई। मैं बोली कि अगर तुम अपने पति से ऐसे ही दूर दूर भागती रहोगी तो तुमसे दूर चला जाएगा। नाजिश ने अपना मासूम सा चेहरा बना दिया और बोली, अम्मी पति से इजाज़त लेकर आई हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती कि आखिर मेरा बेटा इतनी आसानी से कैसे इजाज़त दे देता है। अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसी वजह से मैं चुप हो जाया करती। जब यही सब कुछ चलता रहा, एक दिन अमन फूट पड़ा। वे गुस्से से बोला, अम्मी आप क्यों मेरी बीवी को अपने कमरे में बुला लेती हो? मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैं बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो नाजिश ने बताया कि तुम ही उसे अपने कमरे में मेरे कमरे में सोने की इजाज़त देते हो। अमन गुस्से से बोला कि आपने कैसे यकीन कर लिया इस बात का? ये भी नहीं पूछा कि आखिर मेरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को मेरे कमरे में ही क्यों भेज देता है? मैं उसे क्यों इजाज़त देता? मेरे पास आ गई थी, अम्मी की तबीयत ख़राब है और वह चाहती हैं कि मैं उनके पास रुक जाऊं, तो भला मैं क्या कहता, इनकार कैसे कर देता? रात के वक्त तुम्हें क्या हो जाता है? दिन भर तो आप अच्छी भरी रहती हैं। मुझे अपने कानों पर एक यकीन नहीं आ रहा था। उस मासूम सी नज़र आने वाली नाजिश ने इस तरह मुझे बेवकूफ़ बना दिया और सारा इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा दिया। मैंने नाजिश को आवाज़ देकर बुलाया तो किचन से निकल कर आई। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें अपने कमरे में सोने का नहीं कहती थी? तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? नाजिश ने मेरी बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे रोने पर उसका बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कहीं इस पर सख्ती करने पर कहीं अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ न हो जाए। मैंने उससे कह दिया कि तुम अपने कमरे में ही सोना और खबरदार जो मेरे कमरे की तरफ रुख भी किया। तो मेरी बातें सुनकर नाजिश बिल्कुल खामोश हो रही थी, मगर न जाने मुझे उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों नजर आई। मैंने सर झटक दिया। सब अपने कमरे में चले गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई। मुझे जल्दी ही नींद आ जाया करती थी। आज भी गहरी नींद सो गई। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं घबरा गई और जल्दी से दरवाजे तक आई। मैं बोली, कौन? तब नाजिश के रोने की आवाज़ आई। वे कह रही थी कि मम्मी दरवाज़ा खोल दो, आपको खुदा का वास्ता, मुझे अमन से बचा लो। मुझे नाजिश के अल्फाजों ने बहुत हैरत में डाल दिया, मगर मैं कुछ भी नहीं बोली। यही कह दिया कि मैं सो रही हूँ। वे बड़ी देर तक मेरे दरवाजे पर खड़ी रही, चिल्लाती रही, दरवाज़ा खोल देने के लिए इंतज़ार करती रही। मैंने सोचा कि अगर मैं यूं ही नाजिश और अमन के बीच में आती रहूँगी तो उन दोनों के बीच के फासले कभी ख़त्म नहीं होंगे। फिर कुछ देर बाद अमन आकर नाजिश को ले गया। मेरे दिल में यही आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमन और नाजिश के बीच लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से वे मेरे पास आई हो। मैं ये बातें सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई कि कहीं अमन अपनी बीवी को तो नहीं डांट रहा। मैं उनके कमरे के पास चली गई, मगर अंदर खामोशी ही खामोशी थी। यानी दोनों मियाँ बीवी के बीच जो मसला हुआ था वह हल हो चुका था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं बीच में नहीं आई और उन्होंने अपने ही तौर पर अपने मसले को सुलझा दिया। सुबह आँख खुली तो घर में बहुत ज़्यादा खामोशी महसूस हुई। किचन में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मैं अमन की तरफ चली गई तो वहाँ पर भी नाजिश नहीं थी। अमन, तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? आज तो उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। अमन एकदम से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह आपके कमरे में ही आ गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं, अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ नहीं कहो। वह मेरे पास आई ज़रूर थी,
मुझसे मदद भी मांग रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी बात सुनकर अमन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वे बोला, आप सच कह रही हो? मैं बोली, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तो मुझे ये बताओ कि रात को मेरे पास क्यों आई थी? मुझसे क्या कहना चाहती थी कि मैं उसे तुमसे बचा लूँ? तुमने उसके साथ ऐसा क्या सलूक किया? अमन बहुत ज़्यादा घबरा गया। वे बोला, उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया था कि वे आपसे झूठ क्यों बोल रही थी। मैं बोली, अच्छा इन बातों को छोड़ो और जाकर अपनी बीवी को तलाश करो। तभी नाजिश की वालिदा का फ़ोन आ गया। वे अपनी बेटी के लिए तलाक मांग रही थी और मैं हैरान थी, आखिर क्या हो रहा है? आप अपनी होश में तो हैं, अपनी बच्ची के माथे पर तलाक का तिलक लगाना चाहती हैं। तब वे गुस्से से बोली, मेरी बच्ची के माथे पर यह दाग भी मुझे मंजूर है, बस आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती और आपको शर्म आनी चाहिए। अपने ऐसे बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता लिया। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं हैरत में पड़ गई थी। क्या इन सब के पीछे मेरा बेटा था? क्या हुआ ऐसा कि उसके साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती थी? कुछ देर बाद अमन घर पर लौट कर आया। वह बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि नाजिश कहाँ पर चली गई। मैं बोली, वह अपने घर चली गई। मैं बोली कि तुमने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या किया जो घर छोड़ कर चली गई और अब तलाक मांग रही है? अमन की आंखों में आंसू आ चुके थे। वे बोला, अम्मी वे बेवफा थी। नाजिश ने कल रात मुझे बताया कि वे और किसी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसे डराया था। वे भागकर आपके पास आ गई, मुझसे कमरे में ले गया था, फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जागा तो घर में नहीं थी। मुझे तो यही लगा कि वह आपके पास होगी। अम्मी नाजिश भी अच्छी लड़की नहीं निकली। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी और मेरी दूसरी बहू का भी तलाक हो गया। एक ही महीने में मेरे बेटे की 2 बार तलाक हो चुकी थी। अब तो मुझे खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़कियां क्यों चुनती हूँ जो अच्छी न होती। इस बार मैंने अमन से कह दिया कि तुम ही कोई लड़की ढूंढ लो। वह कहने लगा, अम्मी मुझे इन मामलात की कुछ भी खबर नहीं है। आपकी नज़र जब धोखा खा सकती है तो मेरा तो कोई तजुर्बा ही नहीं इन कामों में। मैं उदास हो गई थी क्योंकि मैं कौन सा अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ सकती थी। अब की बार मैंने फैमिली से ही रिश्ता लेना चाहा। मैंने अपनी बहन से उसकी बेटी का हाथ मांगा तो उसने एतराज़ किया कि तीसरी बार तुम्हें मेरा घर नज़र आया, पहले मेरी बेटी नज़र नहीं आई। तो मैंने उससे कहा कि 2 बार हमें धोखा मिला है, इस बार घर की बच्ची चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे को धोखा ना मिले। मेरी बहन इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से रजामंद हुई, लेकिन उसने मेरा मान रख लिया था। अमन इस बात के खिलाफ था, उसने तो इनकार कर दिया। वह बोला, मैं ख़ानदान में शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे रजामंद किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगा। आखिरकार मैंने उसे अपने सर की कसम दी, तब उसने ये रिश्ता लिया। शादी हो गई और बहू घर पर आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जबकि मेरे बेटे का मुंह बना हुआ था। सुबह जब मेरी बहन की बेटी कमरे से निकली तो वह मेरे गले लग कर रोने लगी। वे बोली, खाला मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं हैरान थी और इसके ये बोलने की क्या वजह है? तो वह कहने लगी, वह है अमन। उसके बाद फिर से रोने लगी। अब मुझे अपने बेटे पर शक हुआ, इसलिए मैंने अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, तुम मुझे मौका दो, अभी घर मत आओ। रात के वक्त मैंने बहू को उसके कमरे में बिठा दिया और खुद उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा बेटा कमरे में दाखिल हो गया और बोला, हाँ मरियम, वजह बताओ, तुम अपने पीछे कितने आशिक को छोड़ कर आई हो, कितने लड़के के दिल तोड़ कर तुमने मुझसे शादी की। इतना कहकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। मैं तो ये सब देख कर दंग रह गई। मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई और अमन मेरी आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी एक लड़की की तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। इसका नाम सना है, मैं बहुत चाहता था इसे। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई। इसका रिश्ता लेकर मैं जाना चाहता था तो पता चला कि उसकी शादी हो गई। उसने हर चीज़ मुझसे खुफिया रखी और जब मैंने उससे इजहार किया तो कहने लगी, मोहब्बत तो मैं अभी भी तुमसे करती हूँ, बस शादी किसी और से होने वाली है। मुझे उस दिन पता चला कि हर औरत बेवफा है, इसलिए मैं अपनी बीवी को मारता था और वह मुझसे डर कर भाग जाती। अम्मी, हर औरत बेवफा क्यों होती है? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे अब्बू की वफ़ात को 19 साल हो चुके हैं, मगर मैंने उनके साथ कभी भी बेवफाई नहीं की। दूसरी शादी का तो मैंने सोचा ही नहीं। हर औरत एक जैसी नहीं होती। अब मुझे इल्म हुआ कि मेरे बेटे की नाकाम शादी की वजह वे धोखा था जो उसे भी ज़्यादा मिला था। इससे डिप्रेशन से निकलना इतना आसान नहीं था। मैंने अपने बेटे का इलाज दिमागी डॉक्टर से कराया। अल्लाह की रहमत से वे ठीक हो रहा है, मगर मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे की वजह से 2 बेकसूर लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो गई।
अब मुझे डर है कि कहीं उनकी हाय मेरे बेटे के ऊपर न पड़ जाए। पहले ही बहुत ही मुश्किल से वह नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहा है। मेरी बहू मरियम ने भी उस मुश्किल वक्त हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। धन्यवाद दोस्तों।